Hello and welcome all of you. Today we will discuss the topic of effect of devaluation on balance of payment यानी अवमूल्यन जो है उसका भुगतान शेष के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अवमूल्यन जो होता है वो एक महत्वपूर्ण टूल होता है गवर्नमेंट के पास में अपने प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के लिए। तो उसकी प्रभावशीलता को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो भुगतान शेष के बारे में जानते हैं। भुगतान शेष जो होता है वो एक निश्चित समय के अंदर एक देश की सरकार और शेष विश्व के साथ में उसके जो आर्थिक लेन देन होते हैं उसका जो लेखा जोखा होता है वो जो है भुगतान शेष कहलाता है। तो भुगतान शेष के अंदर एक देश की कुछ प्राप्तियां होती है और कुछ उस देश को जो है वो भुगतान करने पड़ते हैं। प्राप्तियों का मतलब जब एक देश को जो है मुद्रा प्राप्त होती है यानी ये एक प्रकार से निर्यात का हिस्सा होता है। जैसे निर्यात की वजह से एक देश को मुद्रा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जो भुगतान होता है वो एक देश के लिए आयात का पार्ट होता है। जब हम आयात करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमें दूसरे देशों को भुगतान करना पड़ता है या हमारे देश से मुद्रा जो बाहर की तरफ जाती है। तो इस प्रकार से एक देश के जो शेष विश्व के साथ प्राप्ति और जो भुगतानों का जो हिसाब किताब लिखा जाता है उसका जो क्रमबद्ध एक लेखा तैयार किया जाता है उसे हम जब भुगतान शेष कहते हैं। अब आगे प्रतिकूल भुगतान शेष। एक देश का जो भुगतान शेष होता है वो अनुकूल भी हो सकता है, वो प्रतिकूल भी हो सकता है और वो जो है संतुलन में भी हो सकता है। तो जब एक देश जो है शेष विश्व से प्राप्तियों की तुलना में भुगतान अधिक होते हैं तो उस अवस्था के अंदर एक देश का जो भुगतान शेष होता है वो प्रतिकूल होता है। जैसे मान लीजिए प्रतिकूल भुगतान शेष के अवस्था के अंदर रिसीट इज ग्रेटर देन लेस देन पेमेंट। अगर एक देश को जो है 100 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुई है लेकिन उस देश को 120 करोड़ रुपए के भुगतान करने हैं तो ऐसे में ये जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल है कि एक देश को 20 करोड़ रुपए के अधिक जो है भुगतान अपनी प्राप्तियों की तुलना में करने होते हैं। तो प्रतिकूल भुगतान शेष जो होता है वो एक देश के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करता है। जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो भुगतान शेष होता है उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो उस प्रभाव वाले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है अगर प्रतिकूल भुगतान शेष है तो ऋण जाल में फंस जाती है। दूसरे देश जो होते हैं वो उस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। एक देश की विश्वसनीयता है वो कमज़ोर हो जाती है, उस देश की मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। तो बहुत सारे जो है ये रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से एक देश का जो प्रतिकूल भुगतान शेष है वो नुकसानदायक होता है। तो एक देश की सरकार जो होती है वो लगातार ये प्रयास करती है कि उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक रहे और इसके लिए जो अनेक उपाय अपनाती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि भुगतान शेष को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो उसके अंदर निर्यात को बढ़ाने वाली क्रियाएं थी, आयात को रोकने वाली क्रियाएं थी, प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन था, उस देश के मूल्य ह्रास था, अवमूल्यन था और भी बहुत सारे जो तरीके थे तो जिनको जो एक देश की सरकार अपनाती है। लेकिन ये जो तरीके होते हैं वो कुछ तरीके अधिक प्रभावी होते हैं, कुछ तरीके कम प्रभावी होते हैं। कुछ तरीके जो होते हैं वो तत्काल अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ तरीके जो होते हैं वो देरी से अपना प्रभाव छोड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे में एक जो उपाय है वो है अवमूल्यन। अवमूल्यन के अंदर क्या होता है कि भी एक देश की सरकार जो होती है अगर तत्काल रूप से अपने देश के भुगतान शेष को ठीक करना चाहती है तो उस अवस्था के अंदर सरकार जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है। तो अब हम देखते हैं कि अवमूल्यन का मतलब क्या होता है। अवमूल्यन का अर्थ जब एक देश की सरकार अपनी इच्छा से जानबूझ करके अपनी करेंसी के बाह्य मूल्य को कम कर देती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक देश की मुद्रा के दूसरे देशों की करेंसियों के अंदर जब मूल्य में गिरावट आती है, जैसे $1 बराबर 70 रुपये और उसके बाद $1 बराबर 80 रुपये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के जो रुपया है उसकी विदेशी मुद्रा के अंदर मूल्य गिर गया है। गिरने का मतलब भारतीय मुद्रा कमज़ोर हो गई है कि पहले $1 के लिए हमें 70 रुपये की पेमेंट करनी पड़ती थी और अब हमें उसी $1 के लिए 80 रुपये की पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की जो मुद्रा है उसका मूल्य पहले से गिर गया है, अवमूल्यन हो गया है। तो जब हम अवमूल्यन की नीति अपनाते हैं तो अवमूल्यन के कारण जो है निर्यात के मूल्य कम हो जाते हैं और आयात के मूल्य जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमें जो है एक्सपोर्ट को तो बढ़ाना है और उसके मुकाबले जो इंपोर्ट है उसको कम करना है। तो जब एक्सपोर्ट का मूल्य कम होगा तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जब इंपोर्ट का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी वजह से इंपोर्ट में कमी होगी और भुगतान शेष जो वो ठीक है हो जाएगा।
तो एक देश के अंदर जो अवमूल्यन होता है वो इसी धारणा पर कार्य करता है कि अवमूल्यन के कारण निर्यात सस्ते होंगे, उसकी वजह से निर्यात में वृद्धि होगी, और जब निर्यात बढ़ेंगे तो एक देश की प्राप्तियां बढ़ेंगी, और अवमूल्यन के कारण जो है वो आयात महंगे होते हैं, और आयात महंगे होने की वजह से जो है आयात कम किए जाएंगे, आयात कम किए जाएंगे तो भुगतान कम करने पड़ेंगे, और जब भुगतान कम करने पड़ेंगे तो उसके कारण जो है एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सुधार होगा। तो इस प्रकार से जो है ये अवमूल्यन के कारण जो है निर्यात और आयात महंगे और सस्ते कैसे होते हैं ये हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब अवमूल्यन से जो है एक देश के भुगतान शेष में जो सुधार होता है वो आवश्यक नहीं कि भी जल्दी हो जाए, आवश्यक नहीं कि भी हो भी जाए, हो सकता है अवमूल्यन से सुधार ना भी हो। तो ये बहुत सारे तत्वों के ऊपर निर्भर करता है कि अवमूल्यन जो है वो एक देश के भुगतान शेष को ठीक करने में कितना प्रभावी होगा। तो आज हम जो है उन्हीं तत्वों को डिस्कस करेंगे जिन तत्वों के ऊपर एक देश का अवमूल्यन का जो प्रभाव है वो निर्भर करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहला है निर्यात करने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अब जिन वस्तुओं का जब हम अवमूल्यन करते हैं तो अवमूल्यन के कारण जो है निर्यात वाली वस्तुएं सस्ती हो जाती है, यानी दूसरे देशों के लिए। अपने देश में कीमत स्तर वही है, जैसे मान लीजिए भारत के अंदर जो है एक वस्तु जो है 10 रुपये उसकी कीमत है। अब दूसरे देश जैसे भारत के अंदर जो पहले जो डॉलर था वो 70 रुपये का था, अब डॉलर 80 रुपये का हो गया। इसका मतलब पहले जो है वो जो है $1 के अंदर जो है 7 वस्तुएं खरीद पाते थे, अब उसी $1 के अंदर वो 8 वस्तुएं खरीद पाते हैं। लेकिन इसका मतलब इंपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन अगर इसके साथ ये होता है कि डॉलर का अवमूल्यन हुआ, अवमूल्यन के साथ में ये वस्तु जो है इसकी कीमत बढ़ करके 12 रुपये हो गई, तो अब वो भारत से जो है 80 रुपये के अंदर 8 वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, बल्कि 8 से जो है कम वस्तुएं खरीद पाएंगे, यानी 7 से भी कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। 7 वस्तुएं खरीदने के लिए उन्हें 84 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन डॉलर उनका जो 80 का ही है। तो इस प्रकार से जब निर्यात के कारण जो अवमूल्यन के कारण जो है वो निर्यात सस्ता होता है दूसरे देशों के लिए, लेकिन अगर उसी के साथ अगर अवमूल्यन एक देश के अंदर किया जाता है और अवमूल्यन के कारण जो निर्यात करने वाली कीमत की वस्तु बढ़ जाती है, तो अवमूल्यन के कारण जो वस्तु सस्ती लगने लगी थी, अब उस देश के अंदर वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण वो वस्तु उनको सस्ती नहीं लगेगी, जिसकी वजह से जो निर्यात में वृद्धि नहीं होगी और अवमूल्यन के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार नहीं होगा। तो एक देश के अंदर अवमूल्यन करना तभी लाभदायक होता है जब एक देश के अंदर उस वस्तु की कीमत के अंदर वृद्धि ना हो जिस वस्तु का निर्यात किया जा रहा है। नेक्स्ट है आयात वाली वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब अवमूल्यन किया जाता है तो उससे आयात महंगा होने से उसमें कमी आती है, ये बात हम जानते हैं। और जब ये कमी आएगी तो ये कमी कम होगी या अधिक होगी, ये जो है आयात की जाने वाली मांग की लोच पर निर्भर करती है। तो यदि मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर अवमूल्यन के कारण उस देश के अंदर मांग में काफी कमी आती है। जैसे मान लीजिए कि भी मांग की लोच जो काफी अधिक लोचदार है, ये है, तो पहले जो कीमत ये थी, पहले जो है, एक मिनट आप इसको दोबारा बनाते हैं। पहले जो है ये कीमत थी, मान लीजिए 5 रुपये कीमत थी, 10 वस्तुओं की मांग की जा रही थी। जैसे कीमत बढ़ करके जो वो 6 रुपये होती है, केवल 6 वस्तुओं की मांग की जा रही है। तो पहले देखिए हम जो कितने का आयात कर रहे थे, 5 कीमत थी, 10 वस्तुओं का आयात कर रहे थे, यानी 50 रुपये के बराबर हम आयात कर रहे थे। और अब 6 वस्तुओं की कीमत है, कितने का आयात कर रहे हैं, 36 का। इसका मतलब आयात के मूल्य में जो 14 रुपये की कमी हुई है। तो इसके कारण जो है अवमूल्यन के कारण जो वो मांग जो वो सुधार हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो अगर ये मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है, जैसे ये है कि हम जो है 5 रुपये जब कीमत थी तो 10 वस्तुओं की मांग कर रहे थे, और जब कीमत बढ़ करके जो वो 6 हुई तो हम जो 9 वस्तुओं की मांग करने लगे, यानी मांग में बहुत थोड़ी कमी आई। तो पहले हम कितने का सामान ले रहे थे, 50 का, अब 6 रुपये कीमत के ऊपर 9 वस्तु यानी 54 रुपये का हम सामान खरीद रहे हैं। तो इसके कारण जो है वो भुगतान पहले 50 का करना पड़ रहा था, अब जो 54 का करना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनुकूल होने के बजाय और ज्यादा प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि भुगतान के लिए किया जाने वाला मूल्य वो बढ़ जाता है, क्योंकि
कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ने के कारण मांग में ज़्यादा कमी नहीं आई, तो उस अवस्था के अंदर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होने के बजाय पहले से ज़्यादा प्रतिकूलता आ सकती है। तो एक देश के अंदर आयात की जाने वाली वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है, वो भी एक देश के अंदर जो वो अवमूल्यन की प्रभावशीलता को निर्धारित करती है। अगर आयातों की लोच इकाई से अधिक लोचदार है, तो उस अवस्था के अंदर अवमूल्यन के कारण एक देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा। इसके विपरीत यदि आयात की जाने वाली लोच है वो कम लोचदार है, तो उसके कारण जो है कीमत बढ़ने से मांग में ज़्यादा कमी नहीं होगी, और अगर मांग में ज़्यादा कमी नहीं होगी तो उसके कारण भुगतानों में भी कमी नहीं होगी, और जब भुगतान में कमी नहीं होगी तो उसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो सुधार कम होगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले से ज़्यादा प्रतिकूल हो सकता है। तो पापा इसी चीज़ को जो है रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। इससे पहले आप जो है एग्जाम्पल जो हमने पीछे लिया था आप उसी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनिशियल प्राइस जो वो 10 रुपये है, अवमूल्यन किया गया, डिवेल्युएशन किया गया, तो उसके कारण जो है कीमत बढ़ करके 11 रुपये हो गई। अब 10 रुपये वह जो कीमत थी, उस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति 10 वस्तुओं की मांग करता था, तो कुल जो भुगतान कितना करना पड़ रहा था, 100 वस्तुओं का। अब जैसे ही जो है वो कीमत बढ़ करके जो वो 11 वस्तु कीमत बढ़ करके 12 रुपये हुई, और उसने जो है मांग काफ़ी ज़्यादा कम कर दी, 8 वस्तुओं की कर दी, तो उस अवस्था के अंदर 96 रुपये का हम आयात करेंगे। इसका मतलब भुगतान शेष में 4 रुपये का सुधार होगा। लेकिन अगर ये तो हुआ कि मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है, अगर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है, कम लोचदार होने का मतलब पहले आप 10 वस्तुओं की मांग कर रहे थे, कीमत बढ़ने के कारण मांग में थोड़ी सी कमी आई है, हम जो है 9 वस्तुओं की मांग करने लगे हैं, तो 12 दिन में 108। अब हम जो है पहले 100 रुपये का भुगतान कर रहे थे, अब हमें जो है 108 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, यानी हमारा जो बैलेंस है पेमेंट है वो 8 रुपये और ज़्यादा प्रतिकूल हो गया है। तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके कारण जो उसके अंदर जो अवमूल्यन के कारण सुधार होगा या नहीं होगा, ये आयात की लोच पर निर्भर करता है। अगर आयातों की मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा। अगर आयातों के लिए जो है वो मांग की लोच है वो इकाई से कम लोचदार है, तो उस अवस्था के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अवमूल्यन से सुधार नहीं होगा। तो उस अवस्था के अंदर सरकार को जो है अवमूल्यन वाला तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अगर अपनाती है सरकार कम लोचदार अवस्था में, तो उसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले से ज्यादा प्रतिकूल हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं आप रेखा चित्र के द्वारा। ओ एक्स एक्स के ऊपर इंपोर्ट्स लिए गए हैं और ओ वाई के ऊपर जो है वो प्राइस लिया गया है। ये जो शुरुआती कीमत है ओ पी, और इस ओ पी कीमत के ऊपर जो आयात किए जा रहे हैं वो ओ क्यू मात्रा का किया जा रहा है, और ये जो है मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र है। अब देखिए ये मांग वक्र जो कम लोचदार है, ये मांग वक्र कम लोचदार है, तो ऐसे में जैसे ही अवमूल्यन किया जाता है तो अवमूल्यन के कारण इंपोर्ट की कीमत बढ़ करके ओपी से बढ़ करके OP1 हो जाती है। तो कीमत बढ़ने के कारण जो है आयातों की जो मांग है उसके अंदर बहुत ही थोड़ी कमी आती है, यानी मांग जो है केवल OQ से कम होकर के OQ1 होती है। तो पहले जो है भुगतान कितने का किया जा रहा था, OPAQ, और ये OPAQ जो वो कम है किसके मुकाबले, P1BQ1 इसके मुकाबले। तो ये बाद वाला भुगतान है कि ये हम बाद वाला भुगतान कर रहे हैं। तो अगर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर भुगतान पहले से बढ़ जाते हैं, और अगर भुगतान पहले से बढ़ेंगे तो उसके कारण जो है एक देश का जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो वो और ज़्यादा प्रतिकूल हो जाएगा। तो अगर एक देश के अंदर मांग की लोच जो वो बेलोचदार है, इकाई से कम लोचदार है, उस अवस्था के अंदर अगर एक देश जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए अवमूल्यन को अपनाता है, तो उसका अवमूल्यन के कारण जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ज़्यादा प्रतिकूल हो जाता है, जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि अगर एक देश के अंदर जो वो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार है, तो ये जो है इकाई से अधिक लोचदार मांग वक्र है। अब इसमें देखिएगा सेम कीमत बढ़ी है, कीमत पहले भी OP1 थी, तो जब मांग के इकाई से कम लोचदार थी तो मांग जो है मांग में थोड़ी कमी हुई थी। लेकिन अब हमारे पास में नया जो मांग वक्र है D1 वो इकाई से ज़्यादा लोचदार है, और उस अवस्था के अंदर जो वो कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी हो जाती है, वो कमी होकर के OQ2 हो जाती है। तो अब देखिएगा कि पहले जो मांग थी OP कीमत के ऊपर OQ थी, अब वो कम होकर के OQ2 हो जाती है। तो जब इकाई मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है आयातों के लिए,
उस अवस्था के अंदर अवमूल्यन के कारण मांग में काफी ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होता है। तो इस अवमूल्यन से पहले जो है भुगतान कितना था, OPAQ, ये ज्यादा है किसके मुकाबले, बाद वाला कितना है, OP1CQ2 इसके मुकाबले। तो इस प्रकार से ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जब आयातों की मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है, उस अवस्था के अंदर ज्यादा प्रभावी होता है भुगतान शेष के प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए दौरान अवमूल्यन वाला तरीका। इसके बाद है निर्यातों की मांग की लोच अधिक लोचदार होनी चाहिए। अभी तक हमने देखा था कि आयातों की जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होनी चाहिए, कि हमारे देश जिन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं उनके लिए मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होनी चाहिए, तो ही जो है अवमूल्यन से बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा। अब हम दूसरा पार्ट इसका डिस्कस कर रहे हैं, निर्यात, कि निर्यातों की जो मांग की लोच है वो भी जो है इकाई से अधिक लोचदार होनी चाहिए। जब अवमूल्यन किया जाता है तो उसके कारण निर्यात का मूल्य दूसरे देशों के लिए कम हो जाता है, कि हम अवमूल्यन कर रहे हैं तो हमारी करेंसी का मूल्य गिरने से दूसरे देश जो है हमारी करेंसी के अंदर वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा खरीद पाते हैं, तो इसके कारण जो है आयात है, निर्यात जो वो सस्ता होगा, और निर्यात सस्ता होने के कारण जो वो उसमें निर्यात में वृद्धि होगी, और जब निर्यात में वृद्धि होगी तो उसके कारण जब प्राप्तियां बढ़ेंगी, और प्राप्तियों के बढ़ने की वजह से जो भुगतान शेष है उसमें जो प्रतिकूलता थी उसमें सुधार होता है। तो ये सुधार होगा या नहीं होगा, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि भारत के जो निर्यात की लोच है वो क्या है, यानी विदेशों की मांग है, हमारी जो निर्यात है वो विदेशों की मांग है, तो उसकी लोच जो इकाई से अधिक लोचदार होने चाहिए। जब निर्यात वस्तुओं की जो है विदेशों में मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है तो कीमत के कम होने पर मांग में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, यानी एक्सपोर्ट की कीमत थोड़ी सी भी कम होगी तो एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा वृद्धि होगी, और जिसके कारण जो है भुगतान शेष में सुधार होता है। आप देखते हैं कि प्रारंभ के अंदर जब 5 रुपए कीमत है, 5 रुपए कीमत के ऊपर जब 10 वस्तुओं की मांग की जा रही है, अब कीमत कम हुई, कीमत कम होकर के 4 हो गई, और उसके कारण जो है मांग जो है बढ़ करके जो वो 20 वस्तुओं की होगी, क्योंकि मांग की लोच इकाई से अधिक थी। तो पहले हम कितने का निर्यात कर पा रहे थे, हम निर्यात पहले 50 का निर्यात कर पा रहे थे, यानी हमें केवल 50 रुपए की प्राप्तियां थी, और जब कीमत कम हुई तो हमारी जो निर्यात की मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार थी, तो उसके कारण मांग बढ़ करके 20 वस्तुओं की हो गई। तो अब हम जो है 80 रुपए का निर्यात कर पा रहे हैं, तो उसके कारण देखिएगा कि हमारी जो प्राप्ति है उसमें 30 की वृद्धि हुई है, और जब हमारी प्राप्तियों में 30 रुपए की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हमारा जो निर्यात है उसमें सुधार है, हमारी प्राप्तियां जो है उसके बढ़ने के कारण हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सुधार हो रहा है। तो अगर एक देश के लिए निर्यातों की मांग इकाई से अधिक लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर जो है अवमूल्यन के माध्यम से बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होता है। अब आप इसी को देखते हैं कि पहले ये है जब कीमत कम होकर के 4 रुपए हुई, तो क्योंकि निर्यातों की लोच है वो काफी कम है, उसकी वजह से मांग बढ़ करके केवल 11 वस्तुओं की हुई, तो अब कुल हमें प्राप्ति कितनी होगी, 44 रुपए की। तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है, जिसकी वजह से कीमत के कम होने पर मांग बहुत ही थोड़ी बढ़ी है। तो पहले हमें जो 50 रुपए की प्राप्ति हो रही थी, अब हमें केवल 44 रुपए की प्राप्ति हो रही है। तो इस अवस्था में जब हमने अवमूल्यन किया तो अवमूल्यन के कारण जो है हमारा भुगतान से और ज्यादा प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर अवमूल्यन के कारण 6 रुपए की कम प्राप्ति होती है, और जब प्राप्ति कम होगी तो उसकी वजह से जो है अवमूल्यन के कारण जब भुगतान शेष और ज्यादा प्रतिकूल होता है। तो इस प्रकार से एक देश के अंदर जो वो भुगतान शेष के ऊपर अवमूल्यन का प्रभाव है वो निर्यात की लोच पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देखें कि इसके विपरीत अगर निर्यात की मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है तो उसके कारण कीमत के कम होने पर मांग में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती, और अगर मांग में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले से ज्यादा प्रतिकूल हो जाए। हमने एग्जाम्पल देखा था, हम एक बार और उसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि कीमत 5 रुपए, कीमत 4 रुपए, पहले 5 रुपए कीमत के ऊपर 10 वस्तुओं की मांग थी, कुल प्राप्ति 50 वस्तु की थी, 4 रुपए कीमत के ऊपर जो वो 16 वस्तुओं की मांग हो गई, कुल जो प्राप्ति 64 रुपए की, यानी 14 रुपए का भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार हुआ है। और अगर ये इकाई से कम लोचदार है तो यहाँ पर कुल वस्तुओं की जो मांग है वो केवल 11 वस्तुओं की हो रही है, या 12 वस्तुओं की भी अगर हो रही है तो यहाँ पर 48 रुपए की प्राप्ति है, जबकि पहले 50 रुपए की प्राप्ति हो रही थी, अब 48 रुपए की प्राप्ति है।
तो जब मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर एक देश के अंदर भुगतान शेष जो है वो अवमूल्यन के कारण पहले से ज्यादा प्रतिकूल हो जाता है। इसी को आप जो है रेखा चित्र के द्वारा भी देखते हैं। एक बार हम उस अवस्था को देखेंगे जब मांग की लोच है वो निर्यातों की इकाई से कम लोचदार है, और एक उस अवस्था को देखेंगे जब आप मांग की लोच जो इकाई से अधिक लोचदार है निर्यातों की। तो ओ एक्स अक्ष के ऊपर अब की बार हमने जो निर्यात लिए यानी एक्सपोर्ट्स लिए हैं, और ओ वाई के ऊपर हमने कीमत ली है। ये हमारे पास में जो प्रारंभिक कीमत है ओपी जो कि अवमूल्यन से पहले की कीमत है, और यहाँ पर जो है निर्यातों की मांग की जा रही है ओ क्यू के बराबर, और ये हमारे पास में जो है ए बिंदु है। ए बिंदु के ऊपर जो हमारा जो पहले जो निर्यातों का मांग वक्र है वो डीडी निर्यात मांग वक्र है, यानी विदेशों वाले हमारे देश से जो वस्तुएं जो लेकर के जाते हैं उनके लिए मांग वक्र है जो कि इकाई से कम लोचदार है। अब जैसे ही अवमूल्यन के कारण जो है निर्यात की कीमत कम होती है OP1, तो उस अवस्था के अंदर जो है निर्यात के अंदर बहुत ही थोड़ी वृद्धि होती है। ये देखिएगा, पहले हमें जो है निर्यात के कारण जो है कितनी प्राप्ति हो रही थी, ये प्राप्ति थी यानी POPAQ की प्राप्ति थी। लेकिन जैसे कीमत कम हुई उसके कारण हमें प्राप्तियां जो है बहुत ही और ज्यादा कम हो गई, क्योंकि मांग बहुत कम बढ़ी है। मांग की लोच है वो कम लोचदार थी, तो इस अवस्था के अंदर जो वो प्राप्तियां दूसरी अवस्था के अंदर प्राप्ति है वो OP1 B और Q1। तो इस प्रकार से जो ये प्राप्तियां जो कम है, तो अवमूल्यन के बाद की जो प्राप्ति है वो कम है, इस वजह से भुगतान शेष पहले से ज्यादा प्रतिकूल हो जाता है अगर एक देश के अंदर निर्यातों की मांग की लोच है वो इकाई से कम लोचदार है तो। अब नेक्स्ट, अगर हमारे पास में विदेशों के अंदर जो निर्यात किए जा रहे हैं, अगर उसकी मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है, तो हमारे पास में नया मांग वक्र डीडी है जो कि इकाई से अधिक लोचदार को दिखा रहा है। तो उस अवस्था के अंदर जो है मांग बढ़ती है सी तक। सी तक बढ़ने का मतलब क्या है, अब मांग पहले जो ओ क्यू की थी ओपी कीमत के ऊपर, अब वो मांग बढ़ करके OQ1 हो जाती है। तो ऐसे में मांग में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। अब मांग में काफी ज्यादा वृद्धि होगी, इसका मतलब प्राप्तियों में ज्यादा वृद्धि होगी। तो पहले जो प्राप्तियां थी वो कितनी थी OPAQ, उसके मुकाबले अब जो प्राप्तियां है वो कितनी है OP1CQ2। तो ये प्राप्तियां ज्यादा है। तो जब अवमूल्यन के कारण मांग की निर्यातों की मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है, तो उस अवस्था के अंदर प्राप्तियां बढ़ती है। प्राप्तियां बढ़ने की वजह से एक देश के भुगतान शेष में जो वो सुधार होता है। इसके बाद है निर्यात वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा। एक देश के अंदर अवमूल्यन के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो वो सुधार होगा या नहीं होगा, वो उस देश के अंदर निर्यातों की जो मात्रा है, जिन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है उनकी उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए एक देश के अंदर जो वो 100 वस्तुएं उपलब्ध है और पहले निर्यात किया जा रहा है 100 वस्तुओं का। अब जैसे ही जो है अवमूल्यन किया गया, अवमूल्यन के कारण कीमत कम हुई। कीमत कम होने के कारण जो है इन वस्तुओं की जो है मांग बढ़ करके 200 वस्तुओं की हो गई। लेकिन उस देश के अंदर वस्तुएं उपलब्ध ही 100 है, तो वो 200 वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अगर वो 200 वस्तुओं की पूर्ति नहीं करेगा तो उसे जो है 100 के वस्तुओं की सप्लाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए पहले 500 रुपए कीमत थी, वो 500 वस्तु रुपए प्राप्त कर रहा था, अब कीमत 4 हो गई, लेकिन वहां पर वस्तुएं अब वो 100 ही बेच पाएगा। क्यों बेच पाएगा 100? क्योंकि उसके पास वस्तुएं 100 अवेलेबल है। तो उस अवस्था के अंदर उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई सुधार नहीं होगा। तो जब अवमूल्यन किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है उन वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि अवमूल्यन के कारण जो निर्यातों की मांग बढ़ती है उस बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। आगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जब एक देश अवमूल्यन करता है तो ये इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है कि भाई दूसरे देश उसको सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर दूसरे देश उसको सहयोग करते हैं तो ही अवमूल्यन कामयाब होता है, अदरवाइज अवमूल्यन कामयाब नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि भी एक देश के अंदर पहले कीमत जो थी वो 5 रुपए थी, अब अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा भारत की मुद्रा का मूल्य कम होने के कारण दूसरे देशों के लिए अपनी मुद्रा में भारत के जो मूल्य था वो 4 रुपए हो गया है। अब इसका मतलब भारत के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने चाहिए, लेकिन अगर ये देश जिस देश के अंदर वस्तु सस्ती हुई है ये इसके ऊपर आयात कर लगा देता है, ये इसके ऊपर क्या कर देता है, आयात कर लगा देता है,
तो आयात कर लगाने के कारण पहले 5 रुपए की वस्तु थी, अब वो 4 की हो गई। अब 4 रुपए के ऊपर उसने 1 रुपए आयात कर लगा दिया, तो कीमत बढ़ करके वापस 5 रुपए हो गई। तो उसके कारण जो है अवमूल्यन के कारण एक देश के जो आयात में कोई वृद्धि, निर्यात में कोई वृद्धि नहीं होगी। और जब एक देश के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं होगी तो उसके कारण जो है अवमूल्यन से एक देश के भुगतान से इसमें कोई भी जो वो सुधार नहीं होगा। दूसरा, जब एक देश अवमूल्यन करता है तो दूसरे देशों को भी अवमूल्यन नहीं कर देना चाहिए। अगर भारत ने मान लीजिए अवमूल्यन किया, अब भारत का जो पहले जो है $1 था वो 50 रुपए का था, अब भारत ने जो है $1 बराबर 100 रुपए कर दिया, यानी भारत की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। अब यहाँ पर ये तभी प्रभावी है जब डॉलर वाले अवमूल्यन ना करे। अगर डॉलर वाले भी कर देती है कि भी हम भी अपने डॉलर के अवमूल्यन कर देती है, तो $2 बराबर 100 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी अवमूल्यन कर दिया। तो $1 बराबर कितना रहा? 50 ही रहा, जो कि पहले भी था। तो इस अवस्था के अंदर अवमूल्यन के कारण जो है एक देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई सुधार नहीं होता। तो जब तक एक देश अवमूल्यन करता है, दूसरा देश अवमूल्यन नहीं करता, तो एक देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होता है। और जब एक देश अवमूल्यन करता है तो दूसरा देश उसके देश से करने वाले आयात के ऊपर अगर कर नहीं लगाता है तो अवमूल्यन प्रभावी होता है। ये हमने दोनों को डिस्कस कर लिया। अब तीसरा पार्ट है कि जब एक देश अवमूल्यन करता है तो दूसरे देशों को आयात के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अब भारत का जो एक्सपोर्ट है वो दूसरे देश के लिए इंपोर्ट है। भारत ने अवमूल्यन किया, उसके कारण इंपोर्ट बढ़ा, लेकिन जैसे एक्सपोर्ट बढ़ा, इन देशों ने जो अपने इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी, कम कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो भारत का एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा जब इनका इंपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने जो अपने इंपोर्ट के ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिया, तो उसकी वजह से जो है एक देश के भुगतान से इसके अंदर कोई सुधार नहीं होगा। तो जब तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं होगा तब तक एक देश के अंदर अवमूल्यन के कारण जो भुगतान से इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आयात स्थानापन्न की संभावना। ये भी है जो वो अवमूल्यन के कारण एक देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होता है या नहीं होता, इसको निर्धारित करती है। अब देखिए, एक देश के अंदर ए वस्तु है जो उस देश के लिए आवश्यक है। अब इन्होंने जो है अवमूल्यन इसका जो इंपोर्ट कर रहे थे, तो जो अवमूल्यन किया गया तो इंपोर्ट की जो कीमत थी वो बढ़ गई, उसकी वजह से ए का जो इंपोर्ट है वो कम होता है, उस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जो उसमें सुधार होता है। लेकिन ये देश जो है लंबे समय तक उसके इंपोर्ट को नहीं रोक पाता। अगर ये वस्तु उस देश के अंदर बहुत आवश्यक है तो कीमत बढ़ने पर भी थोड़े समय के बाद वापस जो उस देश के अंदर जो इंपोर्ट बढ़ने लगता है, आयात बढ़ने लगता है, और आयात जब बढ़ने लगेगा तो उसके कारण उस देश के अंदर जो अवमूल्यन के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई सुधार नहीं होगा। हाँ, उसमें सुधार तब हो सकता है जब हम इस वस्तु से आवश्यकता वाली कोई ऐसी वस्तु अपने देश में बनाएं वो जो है इसकी पूर्ति कर सके। तो जब एक देश के अंदर अवमूल्यन किया जाता है तो अवमूल्यन के कारण जो आयात कम होता है उस आयात के स्थानापन्न की उपलब्धता जो वो श्योर करनी चाहिए, यानी ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन अपने देश में करना चाहिए जो उस आयात का अल्टरनेट दे सके, उस आयात वाली जरूरत को पूरा कर सके। तो उस अवस्था के अंदर एक देश के अंदर जो वो अवमूल्यन जो होता है वो कामयाब होता है। अब अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्व। अगर एक अर्थव्यवस्था के अंदर विदेशी व्यापार काफी अधिक मात्रा में किया जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है महत्व होता है, तो ही जो उस देश के अंदर भुगतान शेष के अंदर सुधार होगा अगर अवमूल्यन किया जाता है। तो अगर एक देश की जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर विदेशी व्यापार का कोई विशेष महत्व नहीं है, यानी एक देश के आयात और निर्यात जो होते हैं वो अवमूल्यन के कारण ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, तो उस अवस्था के अंदर जो है एक देश के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर अवमूल्यन के कारण कोई जो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार नहीं होता। अब हम मूल्यांकन वाला हिस्सा देखते हैं कि आपको जो इन क्वेश्चन के जवाब देने हैं तभी पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। पहला, अवमूल्यन क्या होता है। दूसरा, मूल्य ह्रास और अवमूल्यन मूल्य ह्रास जो होता है अवमूल्यन से किस प्रकार से अलग होता है। मूल्य ह्रास हमने जो पहले के वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप इस चीज को देखिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। आयात निर्यात की मांग की लोच किस प्रकार से अवमूल्यन से देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित करती है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल होगा, उसको आयात और निर्यात की मांग की लोच जो है किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।